नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से होगा शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 22 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई से किया जाएगा पेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुलिस अधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी के राज्य प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच करने और दोषियों को कानून के सामने लाने का दिया आदेश। ईरान में सुधारवादी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेजेश्कियान को राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत। और नीट पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को 2 पारियों में की जाएगी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव की केंद्र सरकार की सिफारिश का अनुमोदन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी पैक्स की स्थापना करेगी। इन पैक्स की स्थापना उन ग्राम पंचायतों में की जाएगी जो अभी तक कोऑपरेटिव सेक्टर से बाहर है। श्री शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। सहकारी समितियों के बीच आर्थिक सहयोग पर जोर देते हुए श्री शाह ने सहकारी बैंक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सभी जिला और राज्य सहकारी समितियों से वित्तीय लेनदेन केवल सहकारी बैंकों में ही करने का आग्रह किया। उन्होंने इस संदर्भ में गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में शुरू की गई प्रायोगिक परियोजनाओं की प्रगति की सराहना की। सहकारी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की कई पहलों के बारे में बात करते हुए श्री शाह ने समितियों को व्यवहारिक बनाने के लिए सहकारी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नैनो यूरिया की खरीद पर किसानों के लिए गुजरात सरकार की विशेष सहायता योजना की शुरुआत की। श्री शाह ने दिल्ली में अमूल के पहले ऑर्गेनिक स्टोर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक आटा का भी शुभारंभ किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करने और सहकारी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सहकारी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल पवित्र शहर पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने के लिए अपने गृह राज्य का दौरा कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन के अनुसार बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के विशेष उड़ान से आगमन के तुरंत बाद श्रीमती मुर्मू आज शाम भुवनेश्वर में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगी। उनका सोमवार को भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का दौरा करने का भी कार्यक्रम है और विभूति कानूनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स तथा उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति उसी दिन भुवनेश्वर के पास हरिदा माडा गांव में ब्रह्म कुमारियों के दिव्य रिट्रीट सेंटर का भी उद्घाटन करेगी और लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति मंगलवार को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 13वें स्नातक समारोह में भाग लेंगी। उन सभी आयोजन स्थलों पर सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं जहां राष्ट्रपति शामिल होंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुलिस अधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच करने और दोषियों को कानून के सामने लाने का आदेश दिया है। श्री स्टालिन ने एक बयान में शोक संतप्त परिवार, पार्टी और अन्य लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राज्य पुलिस विभाग के अनुसार मामले में शामिल सभी दोषियों को पकड़ने के लिए 10 विशेष टीमें गठित की गई हैं। राजीव गांधी जनरल अस्पताल चेन्नई में पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर एकत्र हुए और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की।
कुछ कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहने पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कल चेन्नई में आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दिए जाने का कार्यक्रम है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री मायावती ने कहा कि उनकी हत्या बेहद निंदनीय है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आर्मस्ट्रांग की हत्या की निंदा करते हुए विपक्ष के नेता ई पलानी स्वामी ने डीएमके सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने का आरोप लगाया। असम में बाढ़ के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 30 जिलों के 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी व्यक्ति के मारे जाने की खबर नहीं है। गुवाहाटी शहर में भी कई स्थानों पर जलभराव हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने ऊपरी असम में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। बाढ़ के कारण करीब 47,000 लोगों को घर छोड़कर अस्थायी राहत शिविरों में जाना पड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण ने अब तक लगभग 100 जानवरों को बचाया है, जबकि बाढ़ के कारण अब तक लगभग 90 जानवरों की मौत हो गई है। ईरान में सुधारवादी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेज़ेश्कियान को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सईद जलीली को हराया। दूसरे चरण के मतदान में पेज़ेश्कियान को 3 करोड़ मतों में से 1 करोड़ 60 लाख से अधिक मत मिले। ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था। इससे पहले ईरान में 28 जून को मतदान कराया गया था, जिसमें पेज़ेश्कियान को कुल मतों में से 42.6% मिले थे, जबकि जलीली को 38.8% वोट हासिल हुए थे। ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के लिए 50% से अधिक मत हासिल करने की जरूरत होती है, लेकिन पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत नहीं मिल पाया। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कराया गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का इस वर्ष 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके कारण यह चुनाव कराया गया है। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 दिन की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों के बीच बहुमुखी संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आसिया की यह पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मजबूत राष्ट्रवादी विचारों के भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट पीजी 11 अगस्त को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने इसके लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। यह परीक्षा पिछले महीने हुई थी, लेकिन कुछ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लगे आरोप के कारण इसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है, क्योंकि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं की गई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश का भविष्य युवाओं से तय होता है और युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता देश को विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की ओर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं के विकास के लिए अच्छा वातावरण है और वे भारत में अपनी रुचि और प्रतिभा विकसित कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें स्नातक समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि देश विकास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संगठन इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। कश्मीर घाटी में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के माडरगाम गांव में आज दोपहर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस के अनुसार इस क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान दल ने घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। समाचार मिलने तक मुठभेड़ अभी भी जारी है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच आज शाम 4:30 बजे से शुरू हो रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।